हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 यूनिट 7 व्हाट इज़ बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए हम इसके पार्ट्स में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ बैंक एंड व्हाट डज इट डू, यानी कि एक बैंक क्या होता है और बैंक के काम क्या होते हैं, यानी कि बैंक क्या करता है, ये पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, यानी कि हम अपने एक बैंक अकाउंट को किस तरह से खोल सकते हैं। और आगे इसके आगे हमें क्या दे रखा है, हाउ टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। ये तीन टॉपिक जो हैं ये हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपना हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ बैंक एंड व्हाट डज इट डू इट, यानी कि एक बैंक क्या होता है और ये क्या करता है। तो व्हेन यू अर्न मनी एंड सेट असाइड सम अमाउंट फॉर इट टू सेव, व्हाट इज़ द फर्स्ट thought which come to your mind as to where you can put that money? Isn't it a bank? Didn't some of us have piggy bank which our parents give us to put coins into? But what we are going to talk about are not piggy banks but banks where our parents put देयर मनी। तो हमें दे रखा है कि जब हम पैसा कमाते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट, जितना भी पैसा हमने कमाया अर्न किया, उसमें से जब हम थोड़ी सी अमाउंट क्या कर देते हैं, अलग निकाल के रख देते हैं कि इससे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, यानी कि बचाएंगे फ्यूचर के लिए। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है कि इस पैसे को जो हमने बचाया है अब इसे कहाँ रखेंगे। तो आपको ऐसा लगता है ना कि जब भी हम पैसा बचाने की बात करते हैं तो जो पैसा हम बचाएंगे वो कहाँ रखेंगे। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम उसे बैंक में रखेंगे। हर किसी के दिमाग में पहली चीज़ बैंक आती है कि हम जो हमने पैसा बचाया वो हम बैंक में रखेंगे। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पेरेंट्स क्या देते हैं, उन्हें पेरेंट्स पिगी बैंक देती हैं या फिर गुल्लक जिसे हम कहते हैं वो देती हैं। उसमें क्या करते हैं बच्चे अपने जो 1 रुपये 2 रुपये के जो कॉइन्स उन्हें जो सिक्के मिलता है वो रखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पिगी बैंक यानी कि गुल्लक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैंक, यानी कि हम बैंक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे क्या करते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं अपना पैसा रखते हैं। वी हैव ऑल हियर्ड अबाउट बैंक being mentioned at home by our parents. It is a common to hear speak about depositing money in the bank or withdraw money from the bank. So what is a bank and how can it benefit you? तो हमें दे रखा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बैंक के बारे में। और बैंक हमने ज़्यादातर किसके मुंह से सुना होता है, हर कोई बैंक के बारे में बात करता है। हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा ताऊ, या यहाँ तक कि हमारे फ्रेंड्स भी कभी कभार क्या कर लेते हैं, बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक के बारे में क्या बात होती है कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे और विड्रॉ कराएंगे। तो डिपॉजिटिंग मनी एंड विड्रॉ मनी ये क्या होता है, बैंक की एक कॉमन लैंग्वेज होती है कि बैंक का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज में कि हम बैंक में क्या कर सकते हैं, अपना पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बैंक क्या होता है और किस तरह से ये हमें बेनिफिट देता है। तो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप उस सबको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, सिंपली पुट अ बैंक इज अ प्लेस वेयर समवन can deposit money for saving and safe keeping and withdraw it when necessary. तो बैंक क्या होता है, बैंक इज अ प्लेस, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिपॉजिट मनी, जहाँ पे हम अपने पैसे को हम जमा कर सकते हैं सेव करने के लिए, और क्या कर सकते हैं उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े, जब नेसेसरी हो तो हम अपने पैसे को क्या कर सकें, वहाँ से निकाल भी सकें। ऐसा नहीं कि एक बार जमा कर दिया तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं निकाल सकते, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे घर में पैसा है, हमारे पास समझ लो 50,000 रुपये हैं। अब 50,000 रुपये अगर क्या पता हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हमारे 50,000 रुपये तो डूब जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम क्या करते हैं इन्हें बैंक में सेव करते हैं तो क्या होगा, अब हमारे पैसे क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ जगह पर हैं, इतनी आसानी से हमारे पैसे बैंक में से नहीं चुराए जा सकते। तो बैंक में हम अपना पैसा जमा कराते हैं और अपने पैसे को सेफ रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल भी लेते हैं। बैंक पे द डिपॉजिटर एंड इंटरेस्ट इन रिटर्न फॉर डिपॉजिटिंग द मनी। तो बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिटर होता है, डिपॉजिटर कौन होता है, ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट होल्डर और डिपॉजिटर क्या है, एक ही चीज़ है, डिपॉजिटर और अकाउंट होल्डर। यानी कि जिसका अकाउंट होता है वही क्या होगा, अगर वो इंसान पैसा डिपॉजिट कर रहा है यानी कि पैसा जमा करा रहा है बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, उस इंसान को जो अकाउंट होल्डर है उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देगा। कि अगर हम अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं तो अब हमें क्या फ़ायदा, मैंने भी आपको बताया हम उसे सेफ रख सकते हैं, लेकिन और भी तो क्या पता आप कोई ना रखवाना चाहे। तो इसलिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अपने पैसे को
सेफ रखने के साथ साथ क्या करता है, जैसे हमने अपना पैसा उठाया अपने घर से और बैंक में सेव किया, तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला उस अकाउंट होल्डर को जिसने पैसा जमा कराया है उसको क्या देगा, ब्याज देगा, यानी कि टाइम टू टाइम ब्याज देता रहेगा फॉर डिपॉजिटिंग द मनी। किस लिए, क्योंकि उसने क्या किया, उस बैंक में अकाउंट होल्डर ने अपने पैसे को जमा करा रखा है। इफ एन अकाउंट होल्डर नीड मनी ओवर एंड अबव हिज सेविंग for say buying a house, a car or a starting a business, then bank also lend money to him. This is called loan. जब हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पे तो डिपॉजिट करा, लेकिन अगर हम उल्टा करें, अगर हमारा जो अकाउंट होल्डर है, जो हमारा डिपॉजिटर नहीं है, अभी अकाउंट होल्डर कब डिपॉजिटर होगा, जब वो पैसा जमा कराएगा। लेकिन अकाउंट होल्डर क्या करा रहा है, अगर उसे कोई घर खरीदना है, बाइंग अ हाउस, या फिर कोई कार खरीदनी है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो अब वो पैसा क्या करेगा, अब वो पैसा अपना बैंक से ले लेगा। तो जितना पैसा बैंक में है वो तो ले लिया उसने, अभी उसे अगर थोड़े और पैसे की जरूरत पड़ी है तो वो क्या करेगा, वो ले लेगा बैंक से लोन, यानी कि बैंक से पैसा लेगा। पहले हमने क्या किया था, बैंक में पैसा दिया था जमा कराने के लिए, अब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं। तो जब हम बैंक से पैसा लेते हैं, तो जिस तरह जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें लोन देता है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो इसी तरह अगर हम बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक ने हमें पैसा जमा किया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। द लोन इज गिवन टू द बोरोवर, द अकाउंट होल्डर इन दिस केस, एंड इंटरेस्ट हैड टू बी पेड फॉर द लोन। अब देखो, अब हम क्या हो गए, बोरोवर हो गए। हमने क्योंकि क्या किया हमने, अब हमने पैसा बोरो किया, पैसा उधार लिया। तो जब हमने पैसा लिया तो बैंक ने हमें पैसा क्या किया, जमा किया, ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो जब हम बैंक में जमा कर रहे थे तो हमें इंटरेस्ट मिला था, अब बैंक हमें जमा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। द इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द बैंक फॉर अवेलिंग द लोन एंड इज यूजुअली अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड। फॉर a salaried person a loan is deducted in equated monthly installment EMI। तो ऐसे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम पे, यानी कि महीने से महीने या फिर एक फिक्स टाइम के तरीके से हमारा जो पैसा है वो कटता रहता है। पैसा कैसे कटेगा, यानी कि जितने भी अमाउंट हमने लोन में ली है उसके हिसाब से एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है कि 2% आपका ब्याज कटेगा या फिर 1% आपका ब्याज कटेगा। तो इस तरह से जितना भी अमाउंट होता है उसका 1% हम क्या करते हैं, बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये, लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है, सैलरीड यानी कि जिसके महीने के महीने सैलरी आती है, कोई जॉब वाला पर्सन है, तो अब वो थोड़ी ना कि बार बार जाके पे करेगा। उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट हम एक EMI निकालते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट भरता है, हर महीने क्या करता है, ब्याज देता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये होती है हमारी EMI। अब देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, यानी कि ये बैंकिंग का जो सिस्टम है ये आया कहाँ से ये बैंक शुरू हुआ। पैसे का तो हमें समझ में आएगा कि पैसे कहाँ से आए थे, अर्ली मैन से, कैसे हमारे पैसा हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। तो बैंक स्टार्टेड इन द टेम्पल्स एंड प्लेसेस ऑफ बेबीलोनिया even before 2000 BC and safekeeping of valuables. The Greek developed a system of transferring money by maintaining book entry without the physical transfer of money. अब हमें क्या दे रखा है, बैंक कहाँ से स्टार्ट हुए थे, बैंक स्टार्ट हुए थे हमारे टेम्पल्स, यानी कि जो हमारे मंदिर होते हैं, और पैलेसेस यानी कि जो हमारे बड़े बड़े महल होते हैं ना वो। तो बैंक यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यानी कि टेम्पल्स में हम क्या करते थे, अपने पैसे को जमा करते थे। बैंक का मतलब क्या है, जहाँ पे अपना पैसा जमा कर सकें और विड्रॉ कर सकें, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं अभी के लिए। तो ऐसे ही जो टेम्पल्स थे इनमें हम पहले के टाइम पे अपना पैसा जमा करते थे और निकालते थे। ऐसी पैलेसेस, जो राजा महाराजा के घर में तो अब चोरी नहीं होगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रहती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या करते थे लोग पहले के टाइम पे, टेम्पल्स और पैलेसेस में बेबीलोनिया के जगह पे, ये बेबीलोनिया एक जगह है, तो वहाँ पे अपना पैसा जमा करते थे और इन जगहों को हम क्या बोलते थे, बैंक की तरह यूज़ करते थे बिफोर 2000 BC। और यहाँ पे क्या दे रखा, द ग्रीक डेवलप अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, यानी कि जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक जैसे जो ग्रीस है हमारी कंट्री, वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें हम ग्रीक बोलते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं ना, वैसे ही जो ग्रीक कंट्री है वहाँ के लोगों को ग्रीस बोलते हैं। तो जो ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम डेवलप किया था कि हम पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर बुक बाय मेंटेनिंग बुक एंट्री, यानी कि अब हम क्या करते हैं, जैसे हम जैसे बैंक में जाते हैं तो हमने कितना पैसा निकाला, कितना रखा, कितना किसी और को दिया, इस सब के लिए क्या होती है हमारी जो पासबुक है। तो ऐसे ही क्या होता था, ग्रीक में भी एक, जब हम पैसे को क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, तो उसमें क्या होता था, हमारा एक बुक एंट्री का सिस्टम था, यानी कि हम एक बुक में एक
किताब में क्या करते थे, सारी एंट्रीज को लिखा करते थे, ताकि जब हम पैसे को क्या करते थे, फिजिकली ट्रांसफर करते थे कि इस इंसान ने इस इंसान को पैसे दिए, तो इसने अपने पैसे में से इतना कम किया तो ये बुक में एंट्री करो, तो इसने इसको इतना दिया तो ये बुक में एंट्री करो। तो इस तरह से ग्रीक में एक सिस्टम चलता था। द ज्यूइश एंड द टेम्पलर्स बिकम बैंकर आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछ सकते हैं कि Who become the banker after the fall of Roman Empire? तो द Jews and the Templars। अब Jews कौन होता है? अब Jews ना एक हमारी एक वो होती है, क्या बोल सकते हैं हम, हमारा एक लोगों को, कुछ लोगों को कहा जाता है, कम्युनिटी होती है, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, सिख होते हैं, तो ऐसे ही ना ज्यूइश भी क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है। तो ये ज्यूइश हो गए। अब ऐसे ज्यूइश और टेम्पलर्स कौन होता है, जो टेम्पल में जो पंडित होता है, पुजारी होता है, उन्हें हम टेम्पलर्स बोलते हैं। तो आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि पहले के टाइम पे क्या थे, राजा महाराजा थे, तो जब रोमन एम्पायर का क्या हो गया था, जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, फॉल हो गया था, फॉल यानी कि खत्म हो जाना, तो जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था तो उसके बाद वहां पे बैंकर कौन बने थे, वहां पे बैंकर बने थे द ज्यूइश एंड द टेम्पलर्स। तो लेटर इटालियन बिकम लीडिंग बैंकर, और उसके बाद क्या हुआ, जो इटालियंस थे, इटालियंस यानी कि इटली के लोग, तो इटालियंस क्या बने इसके बाद में, हमारे लीडिंग बैंकर्स, यानी कि एकदम इंपॉर्टेंट और जो मेन बैंकर्स होते हैं उस तरह से, जैसे पहले ज्यूइश और टेम्पलर्स थे, उसके बाद क्या हुआ, बाद में इटालियंस वहां के बैंकर बन गए। द फर्स्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज द बैंक ऑफ बंगाल। अब ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन पहले से ही कर रखा है कि इंडिया में जो पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था वो कौन सा था, तो बैंक ऑफ बंगाल, ये था हमारा इंडिया का पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, विच वॉज स्टार्टेड इन 1809 विच डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल हमारा 1809 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, तो इसलिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जो हमारा पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल, और स्टार्ट हुआ था हमारा 1809 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। लेटर इन द ईयर 1955 इट वॉज रिनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब बैंक ऑफ बंगाल हमारा बंद हो गया था, तो उसके बाद क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और सरकारी बैंक खोला जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब स्टार्ट हुआ हमारा, 1921 में, 1921 में हमारा ये नया बैंक स्टार्ट हुआ, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक। लेकिन क्या किया गया, इन 1955 में, यानी कि 1955 में इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और इसे क्या बोलते हैं, SBI भी बोलते हैं। आपने सभी ने सुन रखा होगा, बहुत से लोगों के तो अकाउंट भी होंगे इसी वाले बैंक में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम बदल दिया 1955 में, और नाम क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड ऑल लार्ज बैंक इन द ईयर 1969 बाय मेकिंग पेमेंट। अब हमें क्या बोला है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो बड़े बड़े बैंक थे, यानी कि जो बहुत बड़े फेमस और बड़े बड़े बैंक थे, यानी कि छोटे मोटे नहीं, लोकल बैंक नहीं, जो फेमस और बड़े बैंक थे उनको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी के लिए कर दिया, ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट बैंक बना दिया उन सभी के लिए, सरकारी जैसे होता है ना सरकारी बैंक, वो कर दिया उन्होंने इन 1969, ताकि किसी भी इंसान को कोई परेशानी ना हो। और कैसे किया, बाय मेकिंग पेमेंट टू द ओनर्स, यानी कि जो उस बैंक के उस टाइम पे जो ओनर थे जिन्होंने वो बैंक खोला था, तो उन लोगों को पैसा देके सरकार ने क्या किया, इन बड़े बड़े बैंकों को सरकारी बैंक बना लिया। अब नेक्स्ट पे से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है, टू द ओनर एंड अनदर सेट ऑफ बैंक वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1980s। तो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, सारे जो ओनर थे, जो उन प्राइवेट बैंक के ओनर थे, मालिक थे, उन्हें पैसा दे के क्या कर लिया था, नेशनलाइज कर लिया। और जो बाकी के बचे हुए जो बैंक थे, जो बच गए थे उस टाइम पे, उन्हें क्या किया, इन ईयर यहाँ पे दे रखा है कि यस, इन ईयर 1980 1990 में 1980 में सॉरी 1980 में क्या किया, बाकी के जो बचे हुए बैंक थे उन्हें भी उन्होंने नेशनलाइज बैंक में चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। एंड in the year 1994 the government of India decided to permit setting up private bank in India। लेकिन in year 1994 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, भारत की जो सरकार थी, उसने क्या सोचा कि हाँ अब हमें जो प्राइवेट बैंक है उनसे कोई परेशानी नहीं है, कि मतलब पहले उन्होंने सारे बैंकों को सरकारी कर दिया, तो उन्होंने बाद में सोचा कि कोई परेशानी नहीं है अगर प्राइवेट बैंक भी रहेंगे तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट बैंक थे उन्हें भी क्या कर दिया, परमिट कर दिया, यानी कि यस बोल दिया कि हाँ आप भी अपना प्राइवेट बैंक बना सकते हो, यानी कि कंपनीज अपने प्राइवेट बैंक खोल सकती हैं।
तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स have been operating in India for over 100 years. At the present, the largest bank in India is State Bank of India in term of deposit value and the number of branches. अब देखो यहाँ पे ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, मिक्स मत कर लेना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स हैव बीन ऑपरेटिंग द इंडिया इन ओवर 100 years। तो यहाँ में दे रखा है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, यानी कि जो इंडिया से नहीं है, वो जो फॉरेन बैंक्स है लेकिन वो आके इंडिया में सेटल हो गए हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इंडिया में 100 साल से पिछले 100 साल से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फॉरेन बैंक है, नहीं, वो इंडिया का ही बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं है। तो एट प्रेजेंट द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, अभी सबसे बड़ा बैंक है हमारा SBI, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो हमारे अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, सबसे ज़्यादा SBI में ही है। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। और किस टर्म में, कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें अपना पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी इसी बैंक की हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी इसी बैंक की हैं, और सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर यानी कि जो लोग इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं वो भी सबसे ज़्यादा SBI में ही है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब बैंक हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। To become an account holder with a bank, you need to fill in an account opening form, submit necessary documents like copy of address proof, identity proof, along with photograph, etc. तो अब अगर हमें क्या करना है, किसी बैंक का अकाउंट होल्डर बनना है, यानी कि अगर हम क्या चाहते हैं, उस बैंक का अकाउंट होल्डर बनना चाहते हैं, यानी कि अपना अकाउंट बैंक में हम खुलवाना चाहते हैं, खाता खुलवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो एक बैंक के साथ क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट को हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, विद द बैंक यू नीड टू फिल एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमारे जो एड्रेस प्रूफ होते हैं और आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे हम अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, तो एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड अपना, उसके साथ साथ एक फ़ोटो, और भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आप अपना दे सकते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए। द अकाउंट कैन बी ओपन आइदर इन अ सिंगल नेम और इन अ जॉइंट नेम विद मेंबर ऑफ फैमिलीज और फ्रेंड। तो यानी कि अब जब अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो उस अकाउंट का कुछ नाम भी तो होगा ना, तो वो नाम हमारा एक सिंगल नेम भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी का नाम है राधे श्याम, तो समझो राधे उसका नाम है, श्याम उसका क्या है, सरनेम है, तो वो अपना एक सिंगल नेम भी अपने नाम के साथ भी जुड़वा सकते हैं। जैसे राधे से भी वो क्या कर सकता है, अपना अकाउंट खुलवा सकता है, या फिर राधे श्याम भी उसका एक सिंगल नेम है तो राधे श्याम से भी खुलवा सकता है। चाहे तो जॉइंट नेम भी करा सकता है, यानी कि दो लोगों के नाम भी जुड़ा हो सकता है, वो फैमिली का भी हो सकता है इंसान और फ्रेंड भी हो सकता है। जैसे राधे श्याम का दोस्त है मोहन राम, ठीक है, तो राधे श्याम एंड मोहन श्याम दोनों का नाम जोड़ के क्या हो जाएगा, राधे श्याम मोहन श्याम। तो ऐसे करके भी वो क्या कर सकता है, अपना बैंक का जो अकाउंट नेम है वो खुलवा सकता है। तो यानी कि एक अपना नाम भी हो सकता है और अपने नाम के साथ साथ अपने फैमिली वाले का या फ्रेंड का, किसी का भी दूसरे का इंसान का नाम भी वो अपने बैंक के साथ साथ खुलवा सकता है अपने अकाउंट होल्डिंग के नेम में। आगे देखते हैं, वंस द नेसेसरी पेपर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड अ बैंक अकाउंट इज ओपन एंड यू बिकम एन अकाउंट होल्डर विद द बैंक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट के जो नेसेसरी पेपर वर्क है, यानी कि जो भी पेपर वर्क वहाँ पे लगता है, अगर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका खुल जाएगा और आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे अकाउंट होल्डर विद द बैंक, यानी कि आप बैंक के साथ उसके अकाउंट होल्डर बन जाओगे, यानी कि आपका उस बैंक के साथ अकाउंट खुल जाएगा। तो द बैंक अलॉट अ यूनिक अकाउंट नंबर टू यू। तो अब देखो, जब हमारा अकाउंट खुल जाता है तो बैंक हमें क्या करती है, एक बैंक अकाउंट नंबर हमें प्रोवाइड करती है, जो हमें किसी को नहीं देना होता। ओके, तो जब हमारा अकाउंट खुल जाता है तो बैंक क्या करती है, एक यूनिक, ये हर किसी का क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, तो बैंक अकाउंट नंबर हमें क्या होता है, प्रोवाइड कराती है बैंक। इट ऑल्सो गिव्स यू डॉक्यूमेंट लाइक पेन स्लिप। अब बैंक हमें क्या क्या देती है, एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर देती है, दूसरा क्या देती है, पेन स्लिप देती है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि पेन स्लिप क्या होता है। पेन स्लिप देती है, चेकबुक देती है, आपके मम्मी पापा के पास हो गया, आप ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ओके, चेकबुक देती है और एक पासबुक भी देती है कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं अभी तक, कि आपने कितना पैसा आपका आया है, कितना पैसा आपने दिया है किसी और को, वो सब, या कितना पैसा आपने निकाला है इन द सेंस। तो वो सब ये चार चीज़ें हमें बैंक प्रोवाइड कराती है, अकाउंट नंबर, पेन स्लिप, चेकबुक, पासबुक। फॉर यू
टू डे ट्रांजेक्शन विद बैंक। किस लिए प्रोवाइड कराते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर सकें। नाउ आर डे बैंक स्टार्टेड गिविंग इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अकाउंट होल्डर टू डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट। सम ऑफ द बैंक प्रोवाइड फोन बैंकिंग फैसिलिटी ऑल्सो टू द अकाउंट होल्डर्स। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि अब क्या चल रहा है, अब तो देखो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब क्या करते हैं, जो बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये क्या करता है, अपने अकाउंट होल्डर को एक यूजर नेम प्रोवाइड कराते हैं और पासवर्ड ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब अपने अकाउंट होल्डर को क्या करते हैं, पासवर्ड और एक यूजर नेम हमें प्रोवाइड किया जाता है। उससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अकाउंट होल्डर क्या कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे बैठे कर सकता है। सारे चीज़ों के लिए जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसे बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे बैठे बैठे भी अपने फ़ोन से अपनी इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। तो इसे भी देख लेते हैं, बस हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिपॉजिट कैन बी मेड इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट बाय यूजिंग पेइंग स्लिप्स। अब डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जमा कराना। तो जमा हम कैसे करा सकते हैं, अपने पैसे को जमा कराना, इन द सेंस पैसे को जमा कराना, कोई और चीज़ आप वहाँ पे जमा नहीं करा सकते बैंक में। तो डिपॉजिट हम कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट अगर हमें अपना मनी डिपॉजिट अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें क्या करना है, मनी को डिपॉजिट कराना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पेइंग स्लिप को यूज़ कर सकते हैं। पेइंग स्लिप क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज में फोटो देकर रखी है, पर मैं इससे पहले आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ देखो, द पेइंग स्लिप इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग चेक्स एज वेल एज कैश इनटू योर बैंक अकाउंट। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में आपको कैश, ये रहा हमारा कैश जो होता है, जो पैसा हमारे हाथ में होता है वो, या फिर अगर हमें चेक, दोनों क्या करना है, डिपॉजिट कराना है अगर अपने बैंक में, तो हम क्या कर सकते हैं, पे इन स्लिप को, इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमें क्या क्या दिया जाता है, पे इन स्लिप भी दिया जाता है, चेकबुक दी जाती है, पासबुक, अकाउंट नंबर और पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने चेक और कैश को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। द पे इन स्लिप कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बैंक अकाउंट एंड इज एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू डिपॉजिट द मनी इनटू योर अकाउंट। तो यानी कि पेइन स्लिप क्या होता है, पेइन स्लिप में हमारे अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और पेइन स्लिप का मतलब क्या है कि हम बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं बैंक को कि हमारे पैसे को क्या करो, आप बैंक, हमारा जो बैंक है, बैंक अकाउंट है, उसमें हमारे पैसे को डिपॉजिट कर दो। तो अब देख लेते हैं, विड्रॉ स्लिप अनेबल्स द कंज्यूमर withdrawal step enables the customer to withdraw cash from his her बैंक अकाउंट। तो जैसे पेन स्लिप से क्या होता है, पेन स्लिप से हम अपना पैसा क्या कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। तो उसी तरह से जो विड्रॉ स्लिप है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये विड्रॉ स्लिप जो है ये कस्टमर को सक्षम बनाता है, काबिल बनाता है कि वो क्या कर सके, अपना कैश जो है वो विड्रॉ कर सके उसके बैंक अकाउंट से। वो लड़का हो या लड़की, विड्रॉ स्लिप से है वो अपना कैश जो है वो बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। तो अब देख लेते हैं हमारे पेइंग स्लिप में क्या क्या फॉलोइंग डिटेल्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ में दे रखा है, द पेइंग स्लिप नॉर्मली कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स। पेइंग स्लिप में हमारी कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो जनरली होती हैं, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम होगा, जैसे अगर किसी का नाम राम है तो उसका नाम होगा पेइंग स्लिप में राम। बैंक अकाउंट नंबर होगा जो हमें बैंक देता है, प्रोवाइड करता है। बैंक ब्रांच नेम होगा, यानी कि कौन से बैंक का है, SBI का है, बड़ौदा बैंक है, या फिर कौन कौन से बैंक है उसका नाम होगा उस बैंक का। डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि कब आपको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, तो ये हमें बताना पड़ेगा ना कि आज करना है, कल करना है, 1 महीने बाद करना है, तो वो डेट ऑफ डिपॉजिट हमारा उसमें होगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन वर्ड्स एंड फिगर, यानी कि कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी है, ये वर्ड्स में भी बताना है और फिगर्स में भी। वर्ड्स इन द सेंस कि हमें लिख के बताना है कि जैसे हमें 2,50,796 इतने ऐसे लिख के बताएंगे, और फिर फिगर्स में लिख देंगे 2,50,796, ये ऐसे हमें लिख के भी दिखाना पड़ेगा, और फिर 2,50,796 ऐसे लिखना भी पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे। और सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर हु डिपॉजिट मनी, यानी कि कौन, जो इंसान डिपॉजिट कर रहा है हमारे पैसे को, उसके क्या होंगे, सिग्नेचर भी होंगे। और डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी, अब देखो हमें बोला था हम चेक भी सबमिट करा सकते हैं, कैश भी। तो अगर हम क्या कराना है, अगर हम जो कैश है उसे डिपॉजिट कराते हैं तो उस पैसे को डिनोमिनेट कराना पड़ेगा हमारी करेंसी को, यानी कि हमें वो अमाउंट देनी पड़ेगी। और या फिर डिटेल ऑफ द चेक
विच आर टू बी डिपॉजिट, यानी कि जो चेक हमें, अगर हम कैश कराना है तो हमें वो कैश देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चेक डिपॉजिट कराना है तो उस चेक से जो रिलेटेड डिटेल्स है वो हमें क्या करानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी बैंकर को, ताकि वो हमारा क्या कर सके, चेक को डिपॉजिट कर सके। तो अपना नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमारी पेइंग स्लिप की इमेज हमें क्या दे रखी है, हमारे बैक पेज पे दे रखी है, हमारे पीछे वाले पेज पे दे रखी है। तो अ फॉर्मेट ऑफ पेइंग स्लिप इज गिवन बिलो, तो यानी कि जो हमारा पेइंग स्लिप का फॉर्मेट है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो ये क्या है, यही होती है हमारी पेइंग स्लिप, ये भी हमारी पेइंग स्लिप है, ये भी हमारी क्या है, पेइंग स्लिप है। ये छोटी वाली है, ये थोड़ी बड़ी वाली है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा हमने पढ़ा था डिपॉजिट एंड ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच है वो उसका नाम, डेट जो है वो लिखनी पड़ेगी, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और क्या बैंक है, कौन सी ब्रांच है, चेक कितना है, या फिर आप रुपीज़ कितने हैं वो हमें बताना पड़ेगा कि कितने रुपए हमें जमा कराना है, वो हमें कराना पड़ेगा। अकाउंट नंबर जो होता है हमारा बैंक अकाउंट नंबर, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ें देखो, सिग्नेचर मैंने आपको सबको बता दिया, ये हमारी क्या होती है, पेन स्लिप होती है। तो जो भी हमारे पीछे हमें क्या दे रखी थी, डिटेल्स दे रखी, वो हमें हमारी पेन स्लिप में फिल करनी पड़ती है। अब देखो पेन स्लिप हो गई हमारी, हमारे विड्रॉ स्लिप भी हमने पढ़ा था कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना विड्रॉ, हम अपना पैसा कर सकते हैं। तो देखो ये हमारी विड्रॉ स्लिप की थोबड़ा होती है, ऐसा दिखता है हमारा विड्रॉ स्लिप। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ दे रखा है, हाँ ये दे रखा अकाउंट होल्डर। तो खातेदार का नाम यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो अकाउंट होल्डर का हमें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या दिया है, बैंक अकाउंट नंबर, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका हमें नंबर देना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट नंबर हम क्या देंगे, देखो ये रहा अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, है ना, या फिर यहाँ पे भी दे सकते हैं, या फिर बैंक ब्रांच नेम। अब हमारी बैंक की ब्रांच कौन सी है, देखो SBI है या फिर बड़ौदा है, इसके अलावा भी कोई और है, तो वो बैंक ब्रांच नेम हम यहाँ पे देंगे। डेट ऑफ विड्रॉल, यानी कि किस दिन आपको क्या करना है, अपना पैसा निकालना है, तो वो डेट ऑफ विड्रॉल हम बताएंगे। और क्या क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। और दे रखा है अमाउंट टू बी विड्रॉल इन वर्ड्स एंड फिगर्स, यानी कि कौन से तारीख को आप अपना पैसा निकालना चाहते हो वो बताएंगे, और कितना अमाउंट हम निकालना चाहते हैं ये हम वर्ड्स में भी बताएंगे और फिगर्स में भी बताएंगे। और क्या दे रखा है, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि अब जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसके क्या करना पड़ेंगे, सिग्नेचर हमें यहाँ पे अपने विड्रॉल स्लिप में हमें कराने पड़ेंगे। और क्या दे रखा है, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसका एड्रेस और फोन नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, इस विड्रॉल स्लिप में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो पार्ट 1 है इस चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ये इस हमारी इमेज है, ये हमारी पेन स्लिप है, ये हमारी विड्रॉल स्लिप है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।